वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त जो अहम टॉपिक है वो है महंगाई। ये कोई नया टॉपिक नहीं है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन महंगाई के ऊपर चले जाने से, रेशो बढ़ जाने से, शरह बढ़ जाने से किन लोगों पर असर पड़ता है वो है आम आदमी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर दूसरे माफियाज का लफ्ज मैं इसलिए यूज करता हूं कि यहां पर हर चीज के अंदर एक माफिया जुड़ा हुआ है। तो वो मुनाफाखोरी के जुमरे में आ जाते हैं। वो करते हैं तो कमाई उनकी होती है। सफर करना, या इंग्लिश वाला सफर कर लें या उर्दू वाला सफर लिख लें, दोनों सफर जो है वो आम आवाम ने करना पड़ता है। महंगे तरीन शहरों के अंदर कराची सरे फहरिस्त है और भावलपुर सबसे सस्ता। इसी पर बात करते हैं। मौशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं मियां जाहिद हुसैन साहब। मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। आप हमेशा वक्त देते हैं, आज भी इस अहम मौजू के लिए वक्त दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? बारहा डिस्कशन किया जाता है, लेकिन मुहर्रिकात क्या है, वजह क्या बनती है कि महंगाई ऊपर चली जा रही है? बहुत शुक्रिया जनाब। पहली बात तो ये कि ये जो महंगाई का मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं, जी। इसमें एक बात तो ये कि जो इसमें सीपीआई इंडेक्स है, जी। इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 8% से ज्यादा है। हम्म। इस यानी फरवरी की जो रिपोर्ट है, ये जनवरी के मुकाबले में कुछ तकरीबन 8% ज्यादा है। वेयर एज के जो स्टेट बैंक की इसमें है अपना कैलकुलेशन, वो तकरीबन कोई 12% है जो महंगाई का स्टेट बैंक बता रहा है। अच्छा, बाकी जो भी आप बात कर रहे हैं कि जो कराची महंगा तरीन शहर है और भावलपुर सस्ता तरीन जी। शहर है, उसमें क्या है कि वो जो प्राइसेस जो इंडेक्स बनाए हैं, जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं, जी। उसमें फिर दुकानदारों को कहा जाता है कि आपने ये चीज इस रेट पे बेचनी है, वो उनको कहा जाता है कि आपने ये पूरे नर्ख आवेजा करें। तो उसमें जो नर्ख ये लोग बनाते हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, तो वो जो फिक्स करते हैं प्राइसेस, तो दुकानदार उन रेटों पर नहीं बेचते। तो ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ऐसा ही है। उसमें कराची में ये चीज बहुत ज्यादा है। कराची में ऑलमोस्ट तकरीबन, आपने रिपोर्ट अगर देखी हो तो कोई 94% कीमतों का डिफरेंस है, वेयर एज बहावलपुर में यही डिफरेंस तकरीबन कोई जी। 9.25% का है, और इसी तरह दूसरे शहरों में। और कराची इज द हाईएस्ट मोस्ट। जी। अब अच्छा उसमें जाहिर बात साहब, यह है कि जाहिर साहब, एक सवाल मैं यहाँ छोटा सा ऐड कर दूं, फिर आपका जी, कमेंट भी चाहूंगा। जो आपने कहा ना कि जो असल लिस्ट है फिर उस पर चीज़ें फरोख्त नहीं की जाती, ऐसा क्यों है? जब सरकार, गवर्नमेंट एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, तो फिर इसमें कमी या ज्यादती का आंसर आता कहाँ से? उसमें देखें, एक तो बात यह है कि इसमें जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कंट्रोल नहीं होता, अच्छा। उसका मौसर कंट्रोल ना है, ना होना है। दूसरा ये कि उसमें प्रॉपर कंपटीशन नहीं होता। जब कंपटीशन नहीं होता तो भी उसमें ये फर्क आता है। फिर ये कि उसमें सप्लाई साइड में उतना फाल सप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर सप्लाई ठीक होगी यानी सप्लाई चेन ठीक होगी तो डेफिनेटली उसका कीमत पे असर पड़ेगा। तो इसमें सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम है, इसमें फिर ये जो कीमतें फिक्स करते हैं इनमें भी कुछ इनका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो भी कोई इतना सही नहीं है। उतना कोई साइंटिफिक प्राइसेस भी ये लोग फिक्स नहीं करते। फिर कराची का जहां तक ताल्लुक है, कराची में चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, और कराची में ऑलमोस्ट सारी चीजें बाहर से ही आती हैं, दूसरे जी। शहरों से आती हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का मुनाफा ऐड हो जाता है, फिर उसमें मिडल मैन का मुनाफा, फिर उसमें होर्डिंग का फैक्टर भी है। तो उसमें कई किस्म के जो मार्केट मैनेजेस हैं वो भी कराची में शामिल हो जाते हैं, और डिमांड का अंसर भी है। तो इस वजह से कराची में जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा होती है। नहीं, वेर जो एज के जो हुकूमत दूसरे की जो शहर हैं, स्टडी है क्या वो नाकाफी होती है? क्योंकि हुकूमत की भी एक ऑब्जर्वेशन होती होगी, स्टडी होती होगी, उसके बाद ये रेट फिक्स किए जाते होंगे। जी हाँ, तो उसमें मैंने अभी ये आपसे कहा ना कि हुकूमत का भी उसमें जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, इतना कोई अच्छा। फूल प्रूफ नहीं है। तो वो मैकेनिज्म भी ठीक नहीं है। और उस मैकेनिज्म के बाद फिर उसके ऊपर एनफोर्समेंट का पहलू भी है, एनफोर्समेंट भी सही नहीं है। जब आप देखें ना, अगर आप प्राइसिंग ही प्रॉपर नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तो उसकी एनफोर्समेंट भी फिर नहीं हो पाएगी। तो वो एनफोर्समेंट के इश्यूज अपनी जगह पे हैं, प्राइसेस फिक्स करने के जो हैं इश्यूज वो अपनी जगह पे हैं। फिर इसमें सप्लाई उतनी ना होना, शॉर्टेज होना चीजों की, होर्डिंग होना, मिडल मैन का मुनाफा, ये सारे इश्यूज भी उसके अंदर हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, वो जब ये प्राइसिंग फिक्स कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही ये कम रखते हैं, उसकी अच्छा जाहिर प्रॉपर साहब, एक एक ट्रांसपोर्टेशन। एक जी टेक्निकल सवाल है, शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आपका इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है।
अब मैंने गुज़िश्ता दिनों दूध के प्राइस पर बात की थी। सरकारी जो निर्ख है वो 94 रुपए 94 रुपीज़ जो तय किए गए हैं, लेकिन 120-130 रुपए किलो दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। तो जी, अब जो फार्मर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट आती जी, है, वो पीछे से जी, जो हमें पड़ते हैं प्राइस वो ज़्यादा है। तो क्या सरकार को या इन चीज़ों का इल्म नहीं है? जी, सरकार को उस चीज़ का बिल्कुल इल्म है, लेकिन ये उसको मार्केट फोर्सेस में उसको समझने की बजाय ये उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतना यानी नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है? मैं नहीं, उनके पास कोई प्रॉपर साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ सिंपली उनको मार्केट में जितने उसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि फॉर्म से निकलने के बाद चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डीलर है, फिर ये सारे जो उसमें चीज़ें आती हैं, मार्केट चेन जो है, वो उसकी कॉस्टिंग ही प्रॉपर नहीं करते, कॉस्टिंग ही सही नहीं होती, कॉस्टिंग ही गलत होती है। जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इसमें इसमें जो कैरियर होते हैं, हुँ, वो उस प्राइस से वो चीज़ बेच ही नहीं सकते, उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है। हुँ। तो एक तो मैंने यही कहा कि प्राइसेस फिक्स करने का मैकेनिज्म इतना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा इशू है एनफोर्समेंट का। जी। एनफोर्समेंट भी मौसर नहीं है, तो उसमें भी मुख-मुका वाली बातें होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी मिल के इतना एक एग्रीवेटेड सिचुएशन ही बन जाती है कि वो फिर उसका खमियाज़ा जो है, वो आम बायर जो है या कंज़्यूमर जो है, उसको उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसमें गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म भी दुरुस्त होना ठीक चाहिए है। और एनफोर्समेंट भी प्रॉपर होनी अच्छा, चाहिए। ज़ाहिर साहब एक आखिरी कमेंट भी आपका चाहूँगा कि लोकल मार्केट्स के ऊपर छापे पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के प्राइस जी, कंट्रोल के ऊपर, होलसेल मार्केट के ऊपर छापे नहीं पड़ते हैं और एक और बात भी सामने आई बड़े बावसूख ज़राए से कि होलसेलर मार्केट जो होलसेल मार्केट्स हैं, उसके अंदर जो डीलर्स बैठे हैं, वो प्राइस जो है वो तय करते हैं कि क्या प्राइस होने चाहिए। इसी तरह मैंने सब्ज़ी मंडी पर भी पिछले दिनों प्रोग्राम किया, तो वहाँ पर ये बताया गया कि सब्ज़ी मंडी के अंदर जो डीलर्स बैठे हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस रखने के लिए प्राइस कंट्रोल करते हैं और प्राइस तय करते हैं कि क्या होने चाहिए। या मैंने अभी यही कहा आपसे कि जो मिडल मैन है, उसका इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें वो चीज़ों को होर्डिंग भी करते हैं, वो हुँ, अपनी मनमानी प्राइसेज़ भी लेते हैं, अपने हाँ, मनमाने प्रॉफिट्स भी लेते हाँ। हैं। तो इस वजह से भी इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इसी तरह मिडलमैन मीटर सरकार को नज़र क्यों नहीं आता? पिछले दिनों फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन मेरे साथ बैठे थे, तो वो तो बारहा ये कहते रहे कि बीच में से मिडलमैन को खत्म किया जाए। या उसमें देखें जो फार्मर है या जो सोर्स है, उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना कि मिडल मैन को मिलता है। मिडल मैन जो है उसकी ना तो कोई इंडस्ट्री होती है, उसके पास सिर्फ गोदाम होता है, उसमें वो स्टोर करता है और उसमें चीज़ें होल्ड कर लेता है। और वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुनाफ़े यानी चीज़ों को देखता है कि अब शॉर्टेज हो रही है तो उस वक़्त वो चीज़ें बाहर लेके आता है, वरना वो चीज़ों को रोक के रखता है। तो उसकी वजह से उसके अपने प्रॉफ़िट्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात यह है कि उसमें यहाँ कराची में खास तौर पे कंज्यूमर कोर्ट्स का भी जो एक एक्ट बनाया गया था जी। कंज्यूमर राइट के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और वो जो कोर्ट्स बनाई गई थी वो भी फिजल आउट हो गई, वो चल नहीं रही है। तो यहाँ पे हमें जरूरत इस चीज की भी है कि कंज्यूमर कोर्ट्स को भी प्रॉपरली बनाया जाए, उनको बहाल किया जाए, वो अपना काम करें और उसके जो आउटफिट्स हैं उनको पूरे एक मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर इस चीज को नाफिज किया जाए, तो तब जाके ये चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। वरना अभी जैसे अभी रमजान शरीफ आ रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें और ज्यादा महंगाई होगी, लोग परेशान होंगे, क्योंकि कराची तकरीबन समझ लें 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है। जी। तो इसमें जब तक आप एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएंगे, एक मेगा पोलिटन शहर है, इसमें एक प्रॉपर सिस्टम आप जब तक इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, तो उस वक्त तक ये चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी नहीं। ये एडहॉक बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ों को देखना या समझना, ये उस मसले का हल नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ठीक है, और उसके साथ में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया मियाँ ज़ाहिद हसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑन कॉल और उनका तज़किया आपने सुना नाज़रीन। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये जो मिडल मैन है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर, ये मिडल मैन के ऊपर सरकार को थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये मिडल मैन कहाँ पर हेर फेर कर रहा है या किस तरह से प्राइस को कंट्रोल कर रहा है या प्राइस तय कर रहा है। उसने तय करने होते हैं, बारहा शवाहिद मिलते हैं कि मिडल मैन, इस मिडल मैन को अगर सरकार ने पकड़ लिया शायद
तो ये प्राइस का मामला, ये महंगाई को कंट्रोल करना और जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट पर चीजें फरोख्त करना, ये तमाम चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। सरकार को थोड़ा सा मेरे इस प्रोग्राम को देखना चाहिए ताकि उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।